नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में विकास की राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान के दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मोदी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा और आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है और विकसित भारत की एक और भव्य तस्वीर है। वहीं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पार्टी की ओर से दौसा के धनावड़ में रखी गई जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, वहां मौजूद भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में अभी 1000 किलोमीटर और सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट में भी हमने गांव और गरीब के विकास के लिए सबसे ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर किया है। रेल और रोड के विकास का लाभ राजस्थान को हो रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने बीमारू राज्य कहकर चिढ़ाया, लेकिन बीजेपी विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार राजस्थान को बना रही है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को याद करते हुए कहा, भारत सरकार रोड विकास का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि वाजपेयी के वक्त से ये शुरू हुआ था। उन्होंने देश का नक्शा बदल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के उदारीकरण का भी काफी योगदान रहा है। देश में तेजी से विकास काम हो रहा है, ये मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में राजस्थान सरकार पर बीमारू राज्य का तंज कसा। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर ना देकर उन्होंने दौसा में एक बेहतर मौका गंवा दिया। गहलोत ने कहा कि अगर उन्होंने वादा पूरा किया होता तो लोग इसका जोरदार स्वागत करते। इसे लेकर सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री 15 दिनों में 2 बार राजस्थान के दौरे पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, यानी कि विकास पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। तो चर्चा इस बात को लेकर ही हो रही है कि राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर किस तरह से सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दरअसल कल ही का मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी, कई तरह के सवाल उठने लगे इसको लेकर। जब प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में कई सवाल उठाए राजस्थान में विकास को लेकर और साथ ही साथ कई उन्होंने इसको लेकर मुद्दे उठाए कि राजस्थान में कुछ लोग इसको बीमारू कहते थे, लेकिन अब विकसित राज्य ये बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले से लेकर अन्य मुद्दों को भी उठाया। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रविवार को जब वो राजस्थान के दौसा में पहुंचे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करने के लिए, तब इस दौरान जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार राजस्थान को बनाया है। हालांकि देखिए, क्योंकि चुनावी राज्य है इस वक्त राजस्थान, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां सियासी मैदान में उतर चुकी हैं और चुनावी जो रणनीतियां हैं वो वहां पर बननी शुरू भी हो गई हैं। ऐसे में एक दूसरे पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा वहां पर काम किया जा रहा है, इसको भी कहा। और खास बात इसमें देखने को मिली कि खास वर्ग ओबीसी को साधने की कोशिश यहां पर की गई, क्योंकि जो दौसा और ये पूरा जो बेल्ट है जहां पर उद्घाटन हुआ और जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जयपुर, दौसा, माधुसराय और इसके अलावा जो अन्य टोंक जैसे जिले हैं राजस्थान के, वो ओबीसी के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, काफी महत्ता रखते हैं। और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनावों में यहां सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, इसी वजह से बीजेपी की कोशिश यहां पर यह है कि कैसे सेंधमारी की जाए, अपनी बढ़त यहां पर कैसे बनाई जाए। तो आखिरकार कैसे राजस्थान में विकास की राजनीति शुरू हो गई है, इसी को लेकर चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अरुण जी कार्यक्रम में। अरुण जी, कल प्रधानमंत्री आते हैं और विकास की नई बयार की बात भी कहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ना सही कई जगहों पर उन्होंने बिना नाम लिए सरकार को घेरा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कई बार उन्होंने घेराव किया।
कई मुद्दे, चाहे पेपर लीक से लेकर गांव देहात में विकास नहीं होने की बात प्रधानमंत्री ने कही। यानी कि चुनावी मौसम को देखते हुए कई ऐलान तो किए गए, लेकिन कई निशाने भी साधे। क्या प्रतिक्रिया? देखिए पूजा, कल जो प्रधानमंत्री जी की राजस्थान यात्रा थी, ये पिछले 15 दिन में दूसरी यात्रा है। पिछले 5 महीनों में 5 यात्राएं हैं प्रधानमंत्री की। इसकी सिर्फ इतनी अहमियत है कि राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है और न केवल यहां अगले साल चुनाव हैं राजस्थान विधानसभा के, बल्कि 2024 का जो आम चुनाव है उसके परिणामों को भी राजस्थान की जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो काफी प्रभावित करेगी। ये रिकॉग्नाइज किया है प्रधानमंत्री ने कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है और जो विकास कार्य अशोक गहलोत जी की सरकार ने किए हैं, जन कल्याणी कार्य की अभूतपूर्व गति से किए हैं, उसके रेस्पॉन्स में ये यात्राएं हैं। लेकिन कांग्रेस के, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, तो हम चाहेंगे किस तरह से कांग्रेस देख रही है इसको। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विकास होना चाहिए था राजस्थान में वो नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से तमाम परियोजनाएं लाई जा रही हैं और मुख्य धारा से राजस्थान को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक विशेष स्टेटमेंट जिसको लेकर कई जगह चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ लोग राजस्थान को बीमारू राज्य कहते थे। मुख्यमंत्री ने इस पर जरूर स्टैंड लिया। क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए पूरे अगेन प्रधानमंत्री जी के वादों का अब यकीन कम जा रहा है इस देश को, प्रदेश को। राजस्थान तो विशेष तौर पे अब ये समझ चुका है। देखिए 5 साल इन्हें बाड़मेर की रिफाइनरी को डिले किया, ये सबने देखा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसका उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसको 4 साल डिले किया और एक बार दोबारा नए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। ये काफी गंभीर मामला है राजस्थान की प्रगति के हिसाब से। इसी तरीके से ईसीपी का वादा प्रधानमंत्री ने 2018 में यहाँ 2 जगह पर किया और उसके सब वीडियो ऑडियो अवेलेबल है। अब आप उससे बच नहीं कर सकते, लेकिन हमने कि इन्होंने उस प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की है। तो राजस्थान का जो आम आदमी है वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है और ये जो सरकारों की जो नीतियां हैं वो प्रजातंत्र के जो मूल। ठीक है, प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे, प्रतिक्रिया, क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं अब बीजेपी पर इसको लेकर। आशीष जी, कई मुख्य मुद्दों को उठाया कल खुद प्रधानमंत्री ने, और क्योंकि हम राजस्थान में अक्सर देखते हैं जो एक ट्रेंड रहता है वो अक्सर सत्ता परिवर्तन का रहता है, और अगर ऐसा ही हुआ तो बीजेपी इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रही है, कई मुद्दों को उठाया भी जा रहा है। लेकिन ऐसे मुद्दों का क्या जो केंद्र की तरफ से आनी थी और उसका फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको राष्ट्रीय स्तरीय दर्जा मिले, इन सब मुद्दों को लेकर कल एक बार फिर से सियासत हुई। क्या इन मुद्दों पर सिर्फ सियासत होगी या फिर कुछ काम भी किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार इसको आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए पूजा जी, अभी जो वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो लगातार देश के विकास का कार्य कर रही है और विकास के कामों में हम सियासत को बीच में नहीं लाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और आंकड़ों की अगर बात करूं मैं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे रेल की बात करूं, रोड की बात करूं, चाहे एयरवेज की बात करूं, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, देश में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। अरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी सरकार रही है पूजा जी 2004 से 14 के बीच में। देश ने वो कालखंड भी देखा है और वर्तमान कालखंड भी देख रहा है।
आप देखिए इनके जमाने में जब हाईवेज 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बना करते थे, वो आज बढ़कर के 36 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। ऐसी अगर रेल की बात करें तो साल भर में रेल नेटवर्क 7,000 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है। ठीक है आशीष जी, ये सब बातें हैं, ये बातें हैं, ठीक है, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल उद्घाटन से लेकर जो इसका टाइम बाउंड जो सेट किया गया उस पर भी उठाया गया। पहले से ही योजना बनकर तैयार थी, लेकिन होल्ड रखा गया इसको सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए, क्योंकि चुनावी राजस्थान राज्य है। अब ऐसे में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपने विकास को लेकर किस तरह से सियासत की। और आप पूजा जी, ये जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे है, ये जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ है। ये गुड़गांव से लेकर के और जो दौसा वाला जो दौसा लालसोट है, उसका प्रधानमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया है। इलेक्शन से जैसे पहले पूरा हो जाएगा क्या? चुनाव से पहले पूरा कर दिया जाएगा? जो मैंने सुना है, गडकरी जी ने जितना कहा है कि 2024 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 2024 में जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो विश्व के 5 टॉप नेशंस के बराबर होगा। आप देखिए, तो इसमें हमें कोई राजनीति कर नहीं रही ना। लगातार आप देख लिए कि एयरपोर्ट कितने बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस कितने बन रहे हैं, हर साल बजट आता है। पूजा जी, इनके जमाने में जहां जीडीपी का 1.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होता था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर के अब 3.3% हो गया, और इस साल 10 लाख करोड़ का सरकार ने बजट रखा है। अरुण शर्मा जी, यहाँ पर इससे पहले जब आप ये बात कह रहे थे कि लगातार कांग्रेस वहां पर विकास कर रही है और विकास की गति को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कल के इस दौरे में भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, निशाना साधा आपकी सरकार पर, चाहे पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर यहाँ पर राजस्थान में किस तरह से क्राइम को लेकर जो लगातार खबरें आ रही हैं उसका मामला हो, या फिर इंटरनल आपका जो मैटर है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब ऐसे में किस तरह से चुनावों की तैयारी और किस तरह से आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि हर बार जो राजस्थान का एक ट्रेंड सेट रहा है कि सत्ता परिवर्तन होता है, वो बरकरार ना हो, इसके लिए कांग्रेस वहां क्या कर रही है? देखिए, आपने जिक्र किया था राजस्थान को बीमारू प्रदेश कहा जाता है, मंत्री ने उस जिक्र कहा है। वो कोई पुरानी बात रही। अब राजस्थान बीमारों का इलाज करने में सबसे आगे है। देश में ऐसा कोई मॉडल नहीं है। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत करीब 25 लाख रुपए की कीमत तक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, निःशुल्क दवाएं। अरुण जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं माफी चाहूंगी। एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ते हैं, चर्चा करेंगे, क्योंकि आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और आवाज अगर नहीं पहुंचेगी समझ नहीं पाऊंगी मैं भी और फिर सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आशीष जी, बीमारू राज्य, अब सीधी सी बात यह है कि वहां पर हर सरकार रही है, आपकी भी रही है, कांग्रेस की भी अब सरकार है। ऐसे में सिर्फ 5 सालों में तो राजस्थान बीमारू राज्य नहीं हुआ होगा। इससे पहले आपकी भी सरकारें वहां पर रही हैं, आपने भी वहां पर सत्ता प्राप्त की है, वहां पर आपकी भी तरफ से खूब राजनीति हुई है। उसके बावजूद भी अगर एक प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जा रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो अब के 5 साल है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे पहले तो आपकी सरकार थी, किस तरह से आपने विकास किया फिर वहां? देखिए पूजा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। किसी भी राज्य की बात करें, अगर वहां पे उसको बीमारू राज्य से बाहर आना है और डेवलप स्टेट की श्रेणी में आना है, तो वहां पे लगातार एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास के कार्यों को लगातार बढ़ावा दे। होता क्या है, ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि 98 के बाद से राजस्थान में कोई भी सरकार दोबारा रिपीट हो नहीं पाती है। उससे जो सरकारें होती है वो जो अपना विजन पेश करती है, क्योंकि ये फैक्ट है कि 5 साल का समय बहुत कम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अब ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम इस ऐसा शासन देंगे तो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रहे। ये एक फैक्ट है।
और जहां तक मुद्दों की बात है, आपने प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में कौन कौन से मुद्दे हैं। देखिए पूजा जी, राजस्थान के बारे में यह धारणा थी अभी तक कि राजस्थान एक शांति प्रिय स्टेट है, एक पीसफुल स्टेट माना जाता था। लेकिन पिछले 4 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, उसमें जिस चीज की सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो वो है अपराध। पूजा जी, मुझे पता नहीं आप कहां से ये लाइव कर रही हैं, लेकिन जयपुर में जिस तरह से गैंगस्टरों का आतंक है, आए दिन यहाँ पर गैंगवार हो रहे हैं, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, रंगदारी हो रही है। नहीं, देखिए, आपराधिक घटनाएं छिपी नहीं है किसी से भी, कभी नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड है आशीष जी, वो रिकॉर्ड है। लेकिन एक और मसला जिसको शायद आप जिक्र कर रहे होंगे अभी, सांप्रदायिक घटनाएं जो बढ़ी हैं, उसके लिए तो सीधे तौर पर आप ही को जिम्मेदार माना जा रहा है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां पर इस तरह का उन्माद फैलाया जाता है, वहां पर सांप्रदायिक घटनाएं होने लगती है, वहां पर इस तरह की सियासत करने लगती है, जबकि वही राजस्थान शांति प्रिय रहता था। वही राजस्थान के लोग भाईचारे की एक मिसाल जो है वो पेश किया करते थे। पूजा जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। राजस्थान सरकार एम्पावर्ड है। अगर राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि ऐसा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कारण यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तो भैया आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? ठीक है, सवाल ये अरुण शर्मा जी से। बिल्कुल अरुण शर्मा जी, एक बड़ा मुद्दा इस वक्त राजस्थान में जो है वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे नियंत्रण में करना है, इसको लेकर बार बार सरकार फेलियर साबित होती है, बार बार सरकार की तरफ से इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अरुण जी, आवाज मिल रही है? राजस्थान में आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में कई मुद्दे हैं जिस पे सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है। एक तो जैसे गरीबों से जो हमारी केंद्र की सरकार है, दुर्भाग्य से उनका कोई लेना देना अब रह नहीं गया है। अरुण जी, मेरा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, मेरा सवाल योजनाओं को लेकर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। उस पर सरकार क्या कर रही है? घटनाएं के बाद एक किस तरह से सुर्खियां बटोरी हैं पूरे देश में, राजस्थान में जो तस्वीर पहले हुआ करती थी पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि पर्यटन पर ही निर्भर है राजस्थान, उस पर भी इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है, उस पर भी असर पड़ा है। पूजा, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं अगला रेस्पॉन्स मेरा ये लॉ एंड ऑर्डर पे ही है। ये कमाल का दुष्प्रचार है जो लोग ये जुटे हुए हैं। राजस्थान की पुलिस कमजोर है, राजस्थान की पुलिस के नियंत्रण से बाहर है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये जिस एनसीआरपी के डेटा को लेके चल रहे हैं 1-1.5 साल से, उसमें कई पन्ने होते हैं पूजा जी। ये एक पन्ना उठा के उसका प्रचार कर रहे हैं, उसमें दूसरा पन्ना है कि कौन से राज्य में इन अपराधों के प्रति कन्विक्शन रेट क्या है उनकी और कार्रवाई की स्पीड क्या है। राजस्थान का मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहता हूं कि राजस्थान का जो एवरेज है सभी अपराध श्रेणियों में, वो चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे SC/ST के प्रति हो, बच्चों के प्रति अपराध हो, राजस्थान की जो कन्विक्शन रेट है वो राष्ट्रीय कन्विक्शन रेट से कहीं ज्यादा है। कई केसेस में तो ये दुगनी से ज्यादा है। केस दर्ज होने की जहां तक बात है, ये भी पुरानी बात हो चुकी है, हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने आते ही पहली जो आदेश निकाला था पुलिस के लिए, वो यही था कि हर हाल में फरियादी की FIR दर्ज होगी, कोई भी FIR के लिए इनकार नहीं करेगा। उसके बावजूद भी अरुण जी कितना कंट्रोल हो पा रहा है वो लगातार हम देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर घटनाएं हो रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। आशीष जी, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आ जाए तो लोगों को तमाम फायदा मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके जो केंद्र की तरफ से योजना पहुंचनी चाहिए, चाहे कैनाल प्रोजेक्ट्स हो या अन्य राष्ट्रीय स्तर की कोई भी योजना हो, वो अभी तक प्रदेश में होती हुई नजर नहीं आई, उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया अभी तक। राजस्थान की राजनीतिक स्थिति है, उसमें यह तय है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब हमारा बहुमत कितना रहता है वो एक विषय है,
जहां तक मैं अभी अरुण जी को सुन रहा था, वो अपराधों की बात कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, मैं एनसीआरबी की बात नहीं करता हूँ। राजस्थान सरकार हर साल जनवरी के महीने में पिछले साल के जो अपराधों के आंकड़े हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अभी राजस्थान के डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उसमें उन्होंने बताया है कि 2021 की तुलना में 2022 में राजस्थान में अपराध 11% बढ़े हैं। अब अरुण जी को ये बताना चाहिए कि 2011 में भी 2021 में भी आपकी सरकार थी, 2022 में भी आपकी सरकार है, तब भी एफआईआर इजीली हो रही थी, अब भी एफआईआर इजीली हो रही है। तो क्या कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं? अपराधियों में कोई भय नहीं है, अपराधी बेलगाम और बेखौफ हैं। देखिए ये एक फैक्ट है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर चुनावी इस बार मुद्दा रहने वाला है, लग रहा है कि उसको लेकर निश्चित रूप से ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके बाद आप अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल मिलता है, सर्वाधिक महंगी डीजल है, यहाँ पे भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, और उसको बीजेपी उठा रही है पुरजोर तरीके से, ये आपका कहना है। लेकिन वहां पर राजस्थान में जनता किन मुद्दों को लेकर जो है अपना चुनावी लड़ाई लड़ेगी, और क्या वाकई में राजस्थान में जो विकास की बयार के दावे किए जा रहे हैं वो कौन बहाएगा और किस तरह से विकास होगा, वो आने वाले वक्त में देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में किस तरह से विकास को लेकर राजनीति हो रही है, उसी पर ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।